नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दो बड़े बड़े आर्टिकल आज चर्चा करेंगे। पहले नंबर का जो आर्टिकल रहेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं भारत और फ्रांस के संबंध को। पार्टिकुलरली भारत यदि ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पर एक तो हमें पर्यावरण की रक्षा करना है, दूसरा कार्बन इमिशन को भी हमें लो करना है। तो भारत में ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि फ्रांस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट फ्रांस इंडिया में कर रहा है ताकि भारत और फ्रांस के बीच में जो ग्रीन पार्टनरशिप है वो बेहतर चल सके, इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। तो फ्रांस की जो दो प्रमुख कंपनियां हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। कहाँ कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे डिटेल में। इसके बाद एक और आर्टिकल हम देखने वाले हैं। ये आर्टिकल पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई को कैसे करके रेगुलेट किया जा सकता है, इसके ऊपर लिखा गया है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आज के समय में हमारे देश के जो कानून चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है, वो इन सब चीज़ों को डील नहीं कर पा रहा है। कैसे करके एआई को रेगुलेट किया जा सकता है ताकि यदि कोई मेरा कंटेंट चुराए, आपका कंटेंट चुराता है एआई के माध्यम से, तो उसका कंपनसेशन उस व्यक्ति को मिल जाए। भाई, जिसने मेहनत किया है किसी चीज़ को बनाने के लिए, यदि उसकी कोई चीज़ एआई के माध्यम से चोरी करके बेच दी जा रही है, तो उसकी मेहनत का क्या होगा? वो बेचारा कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे खटखटाएगा? इसके लिए किस प्रकार के नियम कानून लाने की हमें ज़रूरत है, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस महत्वपूर्ण आर्टिकल को, जो कि भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप को बताता है। पार्टिकुलरली भारत यदि चाहता है कि हम हमारे देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करें, ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करें, तो उसमें हाल फिलहाल में फ्रांस की तरफ से कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, कौन कौन सी कंपनियां फ्रांस की हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का काम कर रही हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ग्रीन ग्रोथ के बारे में जानकारी हासिल करना होगा कि भाई ग्रीन ग्रोथ के अंतर्गत कौन कौन से काम किए जा सकते हैं या फिर कितना फ़ायदा हमको हो सकता है। ग्रीन ग्रोथ के अंतर्गत जैसे कि लो कार्बन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज एंड हैबिटाट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, गुड एंड सर्विसेज, वैल्यू नेचुरल कैपिटल, इकोसिस्टम रेजिलेंस, क्लाइमेट एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसके अंडर में? ग्रीन ग्रोथ के अंडर में आ जाती हैं। इतने सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि पर्यावरण को बचाना है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, सोशल डेवलपमेंट का काम करना है, गरीबी कम करना है। तो ये सारे काम इसमें आ जाते हैं। अब यदि हम बात करें ये सारी चीज़ों को हासिल करना है, तो इसके लिए भारत AFD ग्रुप के साथ में मिलकर के काम कर रहा है। और AFD कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है। इंडिया ने काफ़ी लंबे समय से प्रायोरिटी पार्टनर के तौर पर चुना है AFD ग्रुप को, जिसने कमिटमेंट किया है कि भाई हम कम से भी कम जो 4 फ्रेंच की बिलियन डॉलर राशि है ना, लगभग 100 प्रोजेक्ट इंडिया में हम चलाएंगे 2008 से ही। इस प्रकार की घोषणा करी गई है। किसकी तरफ से ये घोषणा करी गई है? फ्रेंच की कंपनी की तरफ से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई कि इतना सारा प्रोजेक्ट, तो कितना मात्रा का ये जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में कम से भी कम 2008 से अभी तक देखेंगे, 4 बिलियन यूरो जिसकी कीमत है। आगे हम बात करते हैं इंडो फ्रेंच हॉरिजॉन 2047 के रोड मैप की। तो ये जो रोड मैप रहा था, इसके प्रमुख जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्र में हमको काम करने की ज़रूरत है।
इंडो फ्रेंच हॉरिजॉन 2047 का रोड मैप क्या कहता है, इसके पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक स्ट्रेटजिक कुछ एरिया है, साइंटिफिक कोऑपरेशन है, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन स्ट्रेटजिक एरिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काम है। ये हॉरिजॉन 2047 के कुछ विज़न रखे गए थे, इसके बारे में आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट को। तो जुलाई 2023 में 14 जुलाई 2023 में फ्रांस में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलिवेटेड किया था पार्टनरशिप फॉर प्लानेट को। ठीक है, किस चीज़ को बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया, पार्टनरशिप फॉर प्लानेट को एज वन ऑफ द 3 पिलर। 2047 का जो रोड मैप है उसका एक पिलर है क्या, पार्टनरशिप फॉर प्लानेट। इस चीज़ की यहाँ पर कहना चाहिए संकल्पना करी गई थी, ये डिसीजन लिया गया था। इससे क्या होगा, इस डिसीजन से क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम किया जाएगा, हेल्थ के ऊपर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 2 जो व्यू है हमको एक से दिखाई दे रहा है भारत और इंडिया के, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवाइड चल रहा है, उनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग हैं, उनको हम एक करने का काम करेंगे। साथ ही साथ कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाने की बात करी जा रही है दुनिया के लिए, एंड हमारे लिए हम ग्रीन ट्रांजिशन लेकर के आएंगे। इसके बाद अगली चर्चा करी जाती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के। ठीक है भाई, देखिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, सूरज के पास में इतनी एनर्जी है कि हम अपना जो ग्रीन ट्रांजिशन है ना उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इंडिया की तरफ से बोला गया है यदि हमें 175 गीगावाट के गोल को निर्धारित करना है तो हमको $83 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है सोलर एनर्जी को अमंग मेंबर कंट्रीज। इट इज़ हेडक्वार्टर इन गुड़गांव। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें बोला गया है कि कम से भी कम हम 121 कंट्रीज़ को साथ में लेकर के आ रहे हैं। ये आपस में टाई अप रहेंगे completely या फिर partially between the 2 tropics so as to harness solar energy and make the technology freely available to all nation। कुल मिलाकर के इसमें बोला जा रहा है कि जो सोलर एनर्जी है इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है फ्रीली अवेलेबल हम करा सकें पूरे देश की कंट्रीज़ को जो कि इसमें शामिल हुए हैं। तो अभी तक देखा जाए कितनी सारी कंट्रीज़ इसमें जुड़ चुकी हैं, तो 61 है कि 50 है दिखाई नहीं दे रहा है, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जबकि 32 ऐसे हैं जिन्होंने रेटिफाई कर दिया है, सत्यापित कर दिया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। टारगेट क्या रखा गया है, 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी हम लेकर के आएंगे 2030 तक, एंड $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी यदि हम इसको 2030 तक हासिल करना चाहते हैं। तो 175 गीगावाट जनरेशन किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, ये इंडिया का टारगेट था 2022 के लिए, एंड 20 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी ऑलरेडी इंडिया इंस्टॉल कर चुका है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड कुछ जानकारी थी यहाँ पर। अब ज़्यादातर जो चर्चा होने वाली है यहाँ पर वो है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी से रिलेटेड। ठीक है, ये जो कंपनी है, ये जो एजेंसी है भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है। ठीक है, जैसे कि यदि असम में 1 हॉर्न राइनोस को प्रोटेक्शन करना है, या फिर पुणे में मेट्रो रेल सिस्टम लगाना है, चंडीगढ़ का जो फ्यूचर वाटर सप्लाई सिस्टम है इसमें मदद करना हो, इन सब काम में आप इसकी हेल्प देख सकते हैं कि इस कंपनी ने मदद करी है। कुल मिलाकर के देखा जाए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कहाँ पर, इंडिया में। फ्रांस की जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी रही थी, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें शामिल करी गई हैं। AFD कंपनी, इट्स प्राइवेट सेक्टर आर्म प्रोपार्को एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एजेंसी एक्सपर्टाइज फ्रांस। 3 लोग मिलकर के काम करते हैं किसमें, फ्रांस के इंटरनेशनल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी को।
तो एक कंपनी AFD हो गई है। फ्रांस के इंटरनेशनल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के माध्यम से ग्रोथ को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर के आना, इस प्रकार के काम निर्धारित करे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए 4200 जो प्रोजेक्ट हैं 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में चलाए जा रहे हैं। पिछले ही साल यदि हम बात कर लें तो AFD ग्रुप की तरफ से 1000 से भी ज़्यादा न्यू प्रोजेक्ट जिनकी कीमत है 13.5 बिलियन यूरो इतने का प्रोजेक्ट चलाया गया है इंडिया में। अब इंडिया एंड AFD की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ एक्टिव इन 4 स्ट्रेटजिक सेक्टर। 4 स्ट्रेटजिक सेक्टर के ऊपर इंडिया और AFD ग्रुप काम कर रहे हैं। जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन करना है हमको, पेट्रोल डीजल से हमें बैटरी वाली चीज़ की तरफ जाना, सोलर एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना है। हमारे जो शहर हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी, बारिश का पानी पूरा जमा हो जा रहा है, आग लग रही है तो लोगों को हम बचा नहीं पा रहे हैं। शहरों की व्यवस्था हमें ऐसी करना है कि वो सस्टेनेबल तरीके से विकास को लेकर के आगे जा सकें। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है एंड जो टेरिटरीज़ हैं उनके लिए काम कर रहा है। साथ ही साथ जो इनइक्वालिटी है उसको काम करना है। इस प्रकार से देखा जाए 4 इसके एरिया निर्धारित करे गए हैं। अब इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जा रहे हैं AFD कंपनी की तरफ से। 2008 से ही देखा जाए तो 4 बिलियन पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। 100 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं इंडिया में। ठीक है, जो कि इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में काम हो रहा है। इन्हीं सब बातों से नंबर 1 पार्टनर बन गया है AFD का इंडिया। ठीक, फाइनेंशियल एक्सपोजर के हिसाब से यदि देखें। साथ ही साथ 83% जो इसके पोर्टफोलियो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर, एडाप्टेशन के ऊपर, एंड 63% एड्रेस करते हैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन, साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी के ऊपर पैसा खर्चा किया जा रहा है। 2023 अकेले में ही आप देख लेंगे ना तो बहुत सारे, लगभग 400 मिलियन यूरो पैसा खर्चा किया गया है क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट के ऊपर। 2 क्रेडिट लाइन हैं, किसको दी गई है, इंडियन पब्लिक बैंक को दी गई है। एक पॉलिसी लोन किसके लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, ताकि वो बूस्ट कर सके इसके डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ को। साथ ही साथ एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया है ताकि इंक्रीज़ किया जा सके अर्बन वाटर मैनेजमेंट को। सैनिटाइजेशन 20 सिटीज़ में लाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ 4 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं 2023 में, एंड उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है ना वो चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब कुछ राज्य हैं जहाँ पर भी इसका काम चल रहा है, जैसे कि राजस्थान में एक प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहा ताकि फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ के लिए बेटर कंडीशन पैदा करी जा रही हैं ताकि उनको हम रिप्रोड्यूस कर सकें। सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाएगा लोकल समुदाय के लोगों को। हिमाचल प्रदेश में सैनिटाइजेशन मतलब साफ़ सफाई का काम को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, स्मॉल टाउन जो हैं हिमाचल प्रदेश के उनको बेहतर बनाने की बात करी जा रही है। द थर्ड सीक टू इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कहना चाहिए सॉलिड कचरा होता है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा 18 सिटी में CITIIS प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके अलावा अगला जो कदम उठाया जा रहा है वो नागपुर महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मेट्रो रेल्स लगाई जा रही हैं। तो इसमें भी काफ़ी मदद करी जा रही है। इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग के लिए काम किए जा रहे हैं। तो इसमें भी मदद की जा रही है किसके द्वारा, AFD कंपनीज़ के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें खाली सरकार और AFD कंपनी मिलकर ही काम करेगी। अब फ्रांस की तरफ से एक कंपनी है प्रोपेरको, साथ ही साथ हमारे देश की जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज हैं ना ये दोनों मिलकर के काम कर रही हैं ताकि बहुत सारे प्रोजेक्ट को हम चला सकें। ठीक है, एंड रियल इम्पैक्ट डाला जा सके लोकल कमिटीज़ के ऊपर। इस प्रकार का एग्जाम्पल प्रोपेरको की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अदर को इन्वेस्टर की तरफ से
इसमें पैसा खर्चा हो रहा है कितने का, 11.2 मिलियन यूरो का। ये पैसा खर्चा किया गया है सह्याद्री में ग्रोथ लाने के लिए। ये पहला इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट माना जाता है फार्मर लीड ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में भारत में। यहाँ पर 1500 फार्मर्स की मदद करी जाएगी। मदद कैसे करके होने वाली है, जैसे कि कैसे करके फार्म लॉसेस को कम किया जा सकता है। खेती बाड़ी में किसान लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। पेस्टिसाइड्स को कम किया जाए, फर्टिलाइज़र को कम किया जाए, साथ ही साथ उनकी जो पैदावार है कैसे करके उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। अगला जो कदम उठाया जा रहा है ना, वो इंडिया के हेल्थ सेक्टर के ऊपर है। प्रपोरको जो कंपनी है उसने अप्रूवल दिया है 2023 में 33 मिलियन यूरो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। कहाँ पर? क्वाड्रिया, एक इंडियन प्राइवेट इक्विटी कंपनी है जो कि फोकस करती है हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के, मिड कैप्स अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कंपनी भारत अकेले में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में भी काम करती है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिससे हेल्थ केयर में इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही साथ जो अनडिजर्व रीजन हैं, पिछड़े जो क्षेत्र हैं, उनकी ग्रोथ हासिल करी जा सके। दीज टू प्रोजेक्ट्स शोकास द प्राइवेट सेक्टर्स रोल इन अचीविंग SDG। ये दो प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं ना, ये बताते हैं कि भारत SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल कर सकता है। अब हम देख रहे हैं जो पार्टनरशिप है ना, उसके दो नए एरिया हमको देखने को मिले। पहले नंबर की बात यह है बायलैटरल इनिशिएटिव हमारे मजबूत हो रहे हैं, इंडो पैसिफिक डायमेंशन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के हिसाब से काम कर रहे हैं। विच पूल्स एक्सपर्टाइज इन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रांस, इंडिया एंड अदर पार्टनर्स इन द रीजन। इसका मतलब ये है फ्रांस काम कर रहा है, भारत काम कर रहा है और इस रीजन के अन्य कंट्रीज़ भी मिलकर के काम करेंगे। यहाँ पर जॉइंट फंड स्थापित करे जाने की बात करी जा रही है ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा दे सकें इस रीजन में। सेकेंड जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है वो इनोवेशन को लेकर के है कि जो AFD कंपनी है हमेशा से ही इनोवेटिव आइडिया लेकर के आती है। ठीक है, सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देती है सस्टेनेबिलिटी के साथ में। इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इनोवेशन इन 2026 विल बी ए स्पेशल मूवमेंट टू स्पॉटलाइट सम ऑफ दीज सॉल्यूशन। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ते जा रहा है। आपने चैटबॉट का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, आजकल बहुत सारी कंपनी हैं जो कि अपना चैटबॉट लेकर के आ रही हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप कोई चीज़ पूछेंगे तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको जो जवाब मिल रहा है उस चीज़ को उसने कहाँ से उठा करके लेके आया है? क्या इसके लिए उसने उस व्यक्ति को पैसा दिया है जिसने मेहनत किया था? ठीक है, आप कहीं एक जगह पर सर्च मार रहे हैं, किसी चीज़ में सर्च मार रहे हैं और उस जगह से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। चैटबॉट जिनको हम बोलते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई रोबोट मेरे को आंसर दे रहा है। आज के समय में बहुत सारी कंपनियां क्या है अपने वर्कर को कम करने के लिए इस प्रकार के चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, जियो में पहले कस्टमर केयर से आप डायरेक्ट बात कर लेते थे। आज के समय में कस्टमर केयर बात नहीं करता है, आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर एक रोबोट बैठा दिए हैं, चैटबॉट बैठा दिए हैं, वो आपको जानकारी दे रहा है। अब जब हमको वो जानकारी दे रहा है ना, तो वो जानकारी कुल मिला कर के किसी से उसने लिया है, तो उसको उसने पैसे दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ पर ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, जैसे कि जनरेटिव AI के माध्यम से आज देखेंगे आप पूरी दुनिया बदल रही है। रिवॉल्यूशन आ रहा है सोसाइटी में ग्राउंड ब्रेकिंग वेज पर। तो जनरेटिव AI को थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं
इसको एक पिक्चर के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा कि भाई जनरेटिव एआई आखिर हो क्या सकता है। ये यहाँ पर अभी पिक्चर देखते हैं हम, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है। सबसे पहले तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कुछ कुछ थ्योरी निर्धारित करी गई है, कुछ मेथड बनाई गई हैं, है ना। इसके माध्यम से मशीन बनाई जाती हैं, और ये मशीन हम इसलिए बना रहे हैं ताकि ये इंसानों की तरह काम कर सकें। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब होता है मशीन लर्निंग। इसमें कंप्यूटर में हम एबिलिटी पैदा कर दे रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस से कुछ सीखो, और डाटा विदाउट ह्यूमन प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें हम बोल रहे हैं कि डेटा से आप सीखिए, इसमें हम आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं देंगे। इसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। अगली चीज़ आ जाती है डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग के अंतर्गत आप ये समझ लीजिए, आपका जो कंप्यूटर है ना, दिमाग की नकल करना चालू कर देगा। इसके लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क स्थापित करे जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, ताकि अलाउ किया जा सके कंप्यूटर को आप बहुत सारे जो अलग अलग कठिन काम है वो कर सको। अब सबसे लास्ट में आ जाता है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई का मतलब ये है, हम कोई वेबसाइट आपको न्यू टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है, ऑडियो जनरेट करके दे रहा है, इमेज जनरेट करेगा, वीडियो बना के देगा, और कोड बेस्ड ऑन कंटेंट इट हैज़ बीन प्री ट्रेंड ऑन। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये प्री ट्रेंड के माध्यम से ही हो पा रही हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या चीज़ है, इसका एग्जांपल है चैट जीपीटी, मिडी जर्नी एंड बार्ड। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसके अंतर्गत, जनरेटिव एआई के अंतर्गत। देखिए हाल फिलहाल में देखा जाए ना, कुछ कुछ भारत सरकार की तरफ से नियम कानून चलता था, जैसे कि फेसबुक में किसी ने कुछ टिप्पणी कर दी है सरकार के खिलाफ, उसको जेल में डाल दिया गया। अब ये कैसे करके डाले थे, ये हुआ था आईटी एक्ट के माध्यम से। आप फेसबुक में इस प्रकार से भड़काऊ भाषण या फिर किसी को डिफेमेशन करना है, ऐसे दुनिया भर की चीज़ें नहीं कर सकते हैं करके उनको जेल में डाल दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं, यदि कोई व्यक्ति फेसबुक में भी कोई चीज़ शेयर कर रहा है तो वो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसकी आवाज़ को दबा दोगी। तो सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जो आईटी एक्ट की धारा है ना, इसको हम निरस्त कर रहे हैं। लेकिन जो सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का, ये अभी भी है। इसके अंतर्गत उस फेसबुक को प्रोटेक्शन दे दिया गया है, ठीक है। आपने जो कंटेंट रखे हैं, होस्ट किए हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, वो व्यक्ति जिम्मेदार जो इस प्रकार का कंटेंट रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं, सेक्शन 3(1)(b) इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल में हमको देखने को मिलती हैं। आज के समय में देखा जाए, जो जेआई टूल्स हैं ना, इनका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। एक जजमेंट आया था क्रिश्चियन लोबुथिन सास वर्सेस नकुल बजाज एंड अदर्स 2018 का। इसमें बोला गया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, सेफ हार्बर का मतलब ये है हम किनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पैसिव इंटरमीडियरीज को। पैसिव इंटरमीडियरी हम किसको बोलेंगे, जो सही काम कर रही, सही चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन यदि ये लोग गलत चीज़ को बढ़ावा देंगे तो इनको छूट नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर इस प्रकार का जजमेंट हमको देखने को मिलता है। कॉपीराइट से रिलेटेड इशू यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। सेक्शन 16 की बात करें, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्सेप्ट बाय प्रोविजंस ऑफ द एक्ट।
इसमें साफ बोल दिया गया है भाई कि हमारे देश में जो कॉपीराइट का कानून चलता है ना, विशेष रूप से बोल दिया गया है अधिनियम के प्रावधानों के अलावा कोई भी व्यक्ति कॉपीराइट के संरक्षण का हकदार नहीं होगा। अब यहाँ पर कैसे करके एआई और कॉपीराइट का निर्धारण किया जाएगा, एकदम माथापच्ची वाली बात रहेगी। 1957 का जो कानून है काय का, इंडियन कॉपीराइट एक्ट का, बोला जा रहा है कि आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है। ये बात कही गई थी 161वें नंबर की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से कि 1957 का कानून वेल इक्विप्ड नहीं है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये नहीं लड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि असली शत्रु कौन है, इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से कदम हमको उठाए जाने की ज़रूरत है। पहले नंबर की बात यह है लर्निंग बाय डूइंग। अब जीआई प्लेटफार्म को आप क्या काम करेंगे, टेम्पररी इम्यूनिटी बोल देंगे लायबिलिटी के लिए। इसका मतलब ये है प्लेटफार्म की भी जिम्मेदारी है ना, फेसबुक की जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप की जिम्मेदारी है, और भी जो अदर इंटरमीडियरी हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी है। उनको पूरी तरह से आप छूट मत दीजिए। इसके माध्यम से रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट आएगा while gathering data to identify legal issue that could inform future law and regulation। सेकेंड नंबर का जो कदम उठाए जाने की ज़रूरत है वो डाटा राइट्स, डाटा के अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। जनरेटिव एआई ट्रेनिंग के लिए डाटा को एक्विसाइज किया जाता है, डाटा को प्राप्त करते हैं ये लोग। ये डाटा को कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है, वो डाटा किसके अधिकार क्षेत्र में है, और यदि आपने ले लिए हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीज़ों के बारे में फिर से सोच विचार करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, ये जो डेवलपर्स होते हैं ना, इनके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग की व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा जहाँ से आप चीज़ें उठा रहे हैं। एंड सॉल्यूशन आप इस प्रकार का ला सकते हैं, कैसा, रेवेन्यू शेयरिंग का, या फिर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किसके साथ में, डाटा ऑनर के साथ में। तीसरे नंबर का जो कदम उठाया जा सकता है वो है किसका, लाइसेंसिंग एक काफ़ी चैलेंज पैदा करता है। जनरेटिव एआई के लिए लाइसेंसिंग डाटा जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जो वेब डाटा की हमारे पास में कमी है, किस चीज़ की, सेंट्रलाइजिंग लाइसेंस बॉडी की। ठीक उसी प्रकार से सिमिलर टू कॉपीराइट सोसाइटीज़ इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। इसके बाद नियम कानून को लेकर के बोला जा रहा है कि भाई देखिए इससे रिलेटेड जो नियम कानून है ना अभी बिल्कुल क्लियर नहीं, इसलिए हमें कॉम्प्रहेंसिव री एवोल्यूशन करने की ज़रूरत है डिजिटल जुरिस्प्रूडेंस की।